हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे छोटे भाई राजेश धर्मानी जी, पूर्व में मंत्री सम्मानित हमारे बड़े भाई रामलाल ठाकुर जी, इस क्षेत्र के पूर्व में विधायक बीरू राम जी, हमारे इस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई विवेक जी, जितेंद्र चंदेल जी, दूर दराज क्षेत्रों से आए मेरे सभी भाई बंधु, माताएं, युवा साथी, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक आम परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी का ओहदा दिया। मुख्यमंत्री की शपथ बनने के बाद सबसे पहले जब मैं रिज के ऐतिहासिक मैदान से शपथ ले रहा था, मन में सिर्फ एक भाव था कि कैसे गांव में रहने वाले आम व्यक्ति तक और गांव में रहने वाले गरीब किसान तक सरकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाकर कर्मचारियों और अधिकारी उनका स्वागत करते हैं और जो कार्य हमने करने होते हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैंने उस प्रथा को बदला। रिज के ऐतिहासिक मैदान से शपथ लेने के बाद मैं अनाथ आश्रम गया। बालिका अनाथ आश्रम में जाने के बाद मैंने पाया इन बच्चों की कोई मांग नहीं है, इन बेटियों की कोई मांग नहीं है, लेकिन इनके दर्द में एक पीड़ा छिपी हुई है, इनके दिल में एक पीड़ा छिपी हुई है। जब मैं उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने के कमरे में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे हमारी सरकार से कोई उम्मीद रखे हैं। मैंने उनके भाव को समझा। उसके अगले दिन मैं सचिवालय गया। सचिवालय जाने के बाद सरकार के जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मेरे सामने आगे कैसे कार्य करना है एक विस्तृत सूची मेरे सामने रखी। मैंने पूछा कि सरकार के खजाने में क्या इतना ही धन है? उन्होंने कहा, हमारा प्रदेश कर्जे पर कर्जा लेता जा रहा है और हमारी सरकार पर उस समय तक, अभी 2 दिन मुझे मुख्यमंत्री बने हुए थे, 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की लायबिलिटी थी जो उनका एरियर देना था। सरकारी कर्मचारियों को तो 6th पे कमीशन दे दिया गया, लेकिन उनका जो एरियर था वो नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने पूछा कि हमें रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अभी मुझे मुख्यमंत्री बने सिर्फ 2 दिन हुए थे। कहा, रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए हमें 27 करोड़ रुपए की जरूरत होती है।
या इससे अधिक की जरूरत होती है। धीरे धीरे मैं उनसे चर्चा करता रहा। रात के 12-12 बजे तक हमारी बैठकें होती रही। मैंने अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा और यही जानने की कोशिश की कि किस तरह इस कर्जे के बोझ से हम आगे निकलें और अपनी दिशा तय करें। और हमारी पहली कैबिनेट हुई। धीरे धीरे हमने कड़े नियम और फैसलों से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया। हम आगे बढ़ रहे थे कि हमने अपनी जनता से एक वादा किया था। वो वादा था कि 1,36,000 हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, जो एनपीएस के तहत आते हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाना था। वही अधिकारी पिछली सरकार में भी थे, वही अधिकारी हमारी सरकार में भी थे। मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएंगे, ये प्रदेश पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, मुझे आप पूरा लेखा जोखा दीजिए, क्योंकि पिछली सरकार को भी वो ये कहते आ रहे थे। मैंने कहा, मैं एक कर्मचारी का बेटा हूं और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माताजी जो आज भी खेतों में काम करती है, वो अपनी जेब से, ऊपर की जेब से निकालकर हमें पैसा देती है। चाहे वो छोटा ही पैसा है, पर मां का स्वाभिमान होता है कि मैं अपने बेटों पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपनी पति की कमाई पर निर्भर हूं। इसलिए मैंने कहा कि इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाना है। और जब हमारी पहली कैबिनेट हुई, पहली ही कैबिनेट में हमने 1,36,000 कर्मचारियों को आर्थिक तंगहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर हमें राजनीतिक लाभ उठाना था तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम 2027 में चुनावों से पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन मैंने राजनीतिक लाभ के लिए कभी राजनीति नहीं की। और हमने उन्हें एक ही महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम देकर अपनी इच्छा शक्ति का इजहार किया। ये पहली कैबिनेट की बैठक है। राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को बर्खास्त कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम के तहत सारे राजस्थान के कर्मचारियों को ला दिया। ये अंतर कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा कि मैं अपनी सरकार का पहला पुण्य कार्य उन अनाथ बच्चों के मदद करके करना चाहता हूं, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, जो बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई योजना ही नहीं है। जो अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, अपने मामा जी के पास रहते, अपने चाचा जी के पास रहते हैं, उनके लिए हम कोई कानून नहीं ला सकते। मैंने कहा कि मैं एक आम परिवार का व्यक्ति इस मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि उन अनाथ बच्चों की, जो किसी चाचा जी के पास रहता है या मामा जी के पास रहता है, जिसने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, इसके लिए हम कानून बनाएंगे। ना नुक्कड़ होती रही, लेकिन हमारी संवेदनशीलता इस बात में थी कि तकरीबन 4,000 अनाथ बच्चे जो अपने चाचा और अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनकी मदद करने की मेरी इच्छा शक्ति थी। और उस इच्छा शक्ति को और उस कानून को हमने अक्टूबर के महीने में धरातल में लाया, जिससे मुझे बहुत आंतरिक खुशी हुई।
और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून हिमाचल प्रदेश ने बनाया जहां इन अनाथ बच्चों का पैदा होने के बाद से 27 साल तक की उम्र का सरकार ख्याल रखेगी। क्या कानून है वो? कोई बच्चा अगर अपनी माता पिता को खो देता है, सरकार उसका पालन पोषण करेगी। 18 साल से कम आयु के बच्चे को 2,500 रुपया महीना प्रत्येक महीना मिलेगा। उसकी शिक्षा का पूरा खर्च भी सरकार देगी। लेकिन 18 साल से ऊपर उन बच्चों की देखभाल के लिए कोई कानून नहीं था। हमने 0 से 27 साल तक के बच्चों के लिए सभी योजनाएं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित थे, अगर डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी, उसके हॉस्टल में रहने का खर्चा सरकार देगी। आपको पता है एमबीबीएस की एक पढ़ाई का खर्चा एक सेमेस्टर का, एक साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है। हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया तक का आता है। मैंने कहा कहीं भी इन बच्चों की एडमिशन हो जाए, चाहे बीएससी नर्सिंग करनी हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एडमिशन होगी, पढ़ाई का पूरा खर्चा भी सरकार देगी, हॉस्टल का पूरा खर्चा भी सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, अगर कॉलेज जाता है कोई 50 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है कि चल बेटा खर्च कर लेना, हम अपने बच्चों को देते हैं। उसी तरह 4,000 रुपया पर महीना 18 साल से के बच्चे को 27 साल तक की उम्र तक सरकार पॉकेट मनी के रूप में देगी। सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, ये सब सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चों को कभी देवी देवताओं के पास घुमाने ले जाते हैं, साल में एक बार पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का खर्चा भी बाई है, और 3 स्टार होटल में फैसिलिटीज का खर्चा भी सरकार देगी, ताकि उन अनाथ बच्चों को जो उनके मन में दबी हुई पीड़ा है वो कभी महसूस ना कर सके। ये सरकार का दायित्व है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, हर जगह तबाही का मंजर था। कुल्लू जिला में त्राही मची हुई थी। कुल्लू जिला में ना सड़कें रही, ना पीने की पानी की योजना रही, ना बिजली रही। 2 दिन तक बिजली गुल रही। मैं नदौन में था, अपने घरे क्षेत्र में। मैं रातों रात कुल्लू पहुंचा, सारा मंत्रिमंडल हमारा कुल्लू पहुंचा। पूरे हिंदुस्तान से मुझे फोन आ रहे थे कि 75,000 के करीब पर्यटक हर जगह फंस चुके हैं, उनकी 15,000 गाड़ियां फंस चुकी है। चुनौती बड़ी थी, सब जगह से दबाव था। सबसे पहले हमने टेम्परेरी सड़कों को जोड़ा और पीने के पानी की योजनाओं को जोड़ा, ताकि उन्हें पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो सके। और बिजली की जो बहगी बिजली की जो योजनाएं थी उन्हें जोड़ा। अभी हम इस आपदा से उभर ही रहे थे, फिर हमारे पास उन पर्यटकों को निकालने की चुनौती थी। हमने 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को 48 घंटे के भीतर कुल्लू जिला से बाहर देश के सुरक्षित स्थानों पर उन पर्यटकों को पहुंचाया। अभी हम इस आपदा से उभर रहे थे कि 14 अगस्त की रात को, 14 अगस्त की सुबह को पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। प्रत्येक जिला से मुझे फोन आने लग पड़े। और शिमला के शिव बॉडी में 40 लोग जो शिव की उपासना के लिए पानी चढ़ाने शिव बॉडी में गए थे, वो सब दब गए। हमने एयरफोर्स की मदद ली, मिलिट्री की मदद ली, अपने पूरे तामझाम को उस शिव बॉडी के पास भेजा, पुलिस के कर्मचारियों को भेजा कि कुछ जाने हम बचा सके। लेकिन 22 लोग फिर भी हमको छोड़कर चले गए। 9 बजे के करीब मुझे सोलन जिला से फोन आया कि एक ही परिवार के 7 लोग अत्यधिक बारिश होने के कारण मलबे में दबकर हमको छोड़कर चले गए। 14 अगस्त को एक ही दिन में 75 साल के इतिहास में पहली बार बारिश के कारण 51 मौतें हुई। 2 महीने की आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए।
मैं प्रदेश के हर कोने में गया। 4000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, पशुशालाएं नष्ट हो गई, जीवित पशु बह गए। हर जगह जाकर मुझे एक ही बात में सुनने को मिलती थी, अब हम क्या करेंगे। कई बहनें मेरे साथ गले मिलकर रोने लगी। हमने पाई पाई जोड़कर अपने हाथों से अपने सर पर ईंटें ढो धो कर एक पक्का घर बनाया। पिछली रात मैं उस घर में सो रही थी, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। अचानक इतनी तेज बारिश हुई, मैं सिर्फ अपने परिवार को संभाल सकी और केवल अपने परिवार को निकाल सकी। मेरे पास तो पीने के पानी का गिलास तक नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक नियम बनाया कि जो तंबुओं में रह रहे हैं उन्हें गांव में किराए का मकान रहने के लिए 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी और 31 मार्च 2024 तक गैस का सिलेंडर और खाने की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। शाम को मैं बैठक करता था अधिकारियों से कि इन घरों को कैसे बचाया जाए। 16-17 हजार घर, 16-17 हजार परिवार जहां सड़कों पर आ चुके थे। मन में पीड़ा थी। अधिकारी बार बार कहते थे कि आप 1,30,000 घर बनाने के लिए दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप सिर्फ 1,50,000 रुपया घर बनाने के लिए दे सकते हैं। कई पंचायत प्रधान होंगे, वो जानते हैं इस बात को। हमने कहा 1,30,000 में, 1,50,000 में कैसे घर बनेगा। उन्होंने कहा इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, ये कानून है, ये नियम है। मैंने उस कानून को पढ़ा, रात को घर में उस कानून को पढ़ता था 3-3, 4-4 बजे तक। और अगले दिन मैंने कहा कि ये कानून अगर हमें उन गरीब आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अगर बदलना पड़े तो हम उस कानून को बदल देंगे। और हमने उस कानून को बदला। जो 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता थी उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया और सब घरों को बसाने का दायित्व हमारी सरकार का। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में रहती है। और गांव में समस्याएं क्या होती है। राजस्व कानूनों से संबंधित समस्याएं होती है, पटवारी से संबंधित समस्या होती है। मैंने कहा आम लोगों की समस्या के लिए कई कई दिन तक इंतकाल के लिए घूमना पड़ता है। तकसीम की तो बात ही छोड़िए, दादे के समय शुरू होती थी और पोते के समय खत्म होती है। 20-20 साल तकसीम के लिए लग जाते हैं, 4-4, 5-5 साल इंतकाल के लिए लग जाते हैं। कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, क्योंकि इन समस्याओं से हम लोग जूझते आए हैं। हमने कानून बदला राजस्व का और पिछले 3 महीने में जो इंतकाल 4, 5, 6 साल से फंसे हुए थे, हमने 3 महीने में आम लोगों के लिए 90,000 इंतकाल किए और 7,500 तकसीम किए। पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, आजकल पटवारी आपके पीछे घूमता है। ये सरकार की सोच थी। धीरे धीरे हमारी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा था। हमने अपनी सरकार के कर्मचारी अधिकारियों की, मैं मंडे को मीटिंग लेता था, मैंने उनसे पूछा कि हमने जो फैसले किए उससे हमें कितना अधिक राजस्व अर्जित किया। उन्होंने कहा आपके फैसलों से और आपके नियमों से तकरीबन हम 2200 करोड़ रुपया ज्यादा अर्जित कर रहे हैं। मैंने पूछा सबसे ज्यादा अर्जित किसमें किया। उन्होंने कहा कि जो आपने शराब के ठेकों की नीलामी की, जो 4 साल में 10% देकर रिन्यू होते थे, यानी कि 160 करोड़ रुपया देकर रिन्यू होते थे, जब हमने नीलामी की तो 600 करोड़ रुपए का राजस्व उससे आया।
450 करोड़ रुपए का घोटाला हर साल आपका शराब की बिक्री से होता था। वो पैसा हमारे पास आया और राजस्व कानूनों में हमने बदलाव किया और नियमों में बदलाव किया और तकरीबन 2200 करोड़ रुपया जब हम बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे उस समय 2200 करोड़ रुपए का राजस्व मेरे पास था। उन्होंने कहा कि हम कर्जे पर कर्जा उतार दें। मैंने कहा वो तो नियम चल रहा है, लेकिन ये 2200 करोड़ रुपया मैं हिमाचल की जनता के बीच में बांटना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हम लोगों ने कमाया है। हम गरीब आदमी को बांटना चाहते हैं, किसान को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अधिकारी और कई लोगों ने कहा कि अभी तो इलेक्शन नहीं है, आपने पिछली बार भी बांटा, इस बार भी बांटेंगे। ये सब काम तो 2027 में होने चाहिए, चुनावों से एक साल पहले होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये जो हम कमाएंगे वो आम लोगों के बीच जाएगा। दूसरा बजट प्रस्तुत करने वाला था मैं, दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ रात के 1-1 बजे बैठकर, और बजट के लास्ट दिन भी मैंने बजट पढ़ना था। 2 महत्वपूर्ण फैसले उस समय मैंने किए। मैंने कहा अनाथ बच्चों के लिए तो योजना ले आए हैं। हिमाचल में कितनी विधवा बहनें हैं जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और करना चाहते हैं। 19 लाख हिमाचल में परिवार है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है, और उस 75 लाख में 1,15,000 बहनें हमारी विधवा हो चुकी है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जिनके कुछ बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, कुछ इंजीनियर बन गए हैं। कई बार हमने देखा कि उनके पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने उसी रात फैसला किया कि जितने भी विधवाएं बच्चे हैं, जितने भी विधवाएं बच्चे, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, उसकी शिक्षा का पूरा खर्च अनाथ बच्चों के बाद हमने विधवा महिलाओं की बच्चों के लिए सरकार ने उठाने का बजट में प्रावधान किया। ये सोच एक आम परिवार से निकले मुख्यमंत्री की थी कि इनकी मदद करनी है। उसी समय हमारे पास और पैसा बचा। मैंने कहा हमारे पंचायतों में मनरेगा के मजदूर कार्य करते हैं और कई बहनें कार्य करती है, कई पुरुष कार्य करते हैं। उनकी दिहाड़ी 240 रुपए है, असेसमेंट के बाद 190 रुपए पड़ती है। मैंने उसी समय फैसला किया कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, गांव के लोगों के पास पैसा देना है, मैंने एक ही बार में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी, 15 दिन बाद लागू हो जाएगी। फिर जो पैसा बचा उसमें हमने कहा गांव का बुजुर्ग क्यों किसी के हाथ आगे बीमारी के समय हाथ परसाए, और हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी किसान, जितने भी मजदूर, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी सारी बीमारी का खर्चा इस बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये हमने अपने बुजुर्गों के लिए किया। जो विधवा बहनें जिनके पास मकान नहीं है और जिनकी आय 2.5 लाख रुपए के करीब है, उसको भी हमने बढ़ाकर 3 लाख रुपया प्रति मकान देने का वादा किया। हमने बेटियों की उम्र, शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की भी हमने घोषणा की, उसका एक्ट आ रहा था। यही नहीं, फिर हमने बोला किसान कैसे मजबूत होगा। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया गया। कहा हमारे गांव में लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, सरकारी मिल्क फेडरेशन 32 रुपए किलो के हिसाब से दूध खरीदती थी। 1 अप्रैल 2024 से हमने कहा कि दूध का मूल्य 13 रुपए बढ़ाकर, 32 से 13 रुपए बढ़ाकर 45 रुपया प्रति लीटर सरकार खरीदेगी, और भैंस का दूध 55 रुपए लीटर सरकार खरीदेगी। उससे अधिक वो व्यक्ति बाजार में बेच सकता है। अब जब पशु रखा होता है
तो उसके पास गोबर भी होता है। हमने कहा गोबर से जो गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, गोबर से जो मक्की पैदा करेगी, सरकार उससे 40 रुपए किलो गेहूं प्राकृतिक खेती के रूप में और 30 रुपए किलो मक्का खरीदेगी, ताकि आपकी आय किसान की बढ़ सके। अभी इन योजनाओं को हम अमली जामा पहना ही रहे थे कि 27 तारीख को राज्यसभा के चुनाव के समय वोटिंग हुई, और 27 तारीख को जब वोटिंग हुई तो 6 कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव निशान पर चुनकर आए थे, जिसे हजारों कांग्रेस के जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने उनको वोट देकर विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में खड़े होकर भाजपा के प्रत्याशी को वोट डाल दिया। 27 फरवरी को जब उन्होंने वोट डाला, हम 34-34 हो गए, और उसके बाद पर्ची निकली, भारतीय जनता पार्टी का वहां से सांसद बनकर चला गया। 6 विधायक थे। हमीरपुर मेरा पार्लियामेंट जो है मेरा घर है, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। 5-6 लोग यहां से वोट कांग्रेस के खिलाफ डालने के बाद सीधे भाग गए। हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए कि ऐसी क्या बात हुई। और 28 तारीख को जो बजट में आपको बता रहा था, उस बजट की प्रस्तुति थी, और उस बजट को वो पास नहीं होना देना चाहते थे, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट था, जो 17 फरवरी को मैंने प्रस्तुत किया था। जब मैंने पाया कि वो तो चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल ललित में ठहरे हुए हैं 9 दिन से, उसके बाद वो वहां से उड़े और हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद एक साथ लगते क्षेत्र से भी विधायक थे। हरिद्वार जाने के बाद सोचा, डर था मन में, गलती की हुई थी कि हम अपने पाप धो लेते हैं। और पाप क्या धोने थे? गंगा मैया ने भी कहा कि तुम इतने पापी हो, अगर तुम्हारे में पाप धोने लगूं तो मैं ही मैली हो जाऊंगी। उसके बाद वो तपस्या करने के लिए ऋषिकेश चले गए। वहां फोटो आया उनका वायरल की योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पर जो पैसे लिए हुए थे वो ध्यान लगने नहीं दे रहे थे। जो धन लिया हुआ था वो ध्यान लगने नहीं दे रहा था, वो बार बार टैची का ख्याल आ रहा था कहीं कोई और तो नहीं उठा के ले गया। जो स्वाभिमान वाला व्यक्ति होता है वो कभी इस तरीके किसी नहीं देखता। और फिर उठ के देखा, फिर वो चले गए गुड़गांव यात्रा एजेंसी। 20 दिन से हिमाचल प्रदेश से बाहर है। ऐसा क्या डर है आपको? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जिसने चोरी की होती है और जो बिकाऊ होता है, जो अपने ईमान को बेचता है, वो डरता है। वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी की लोग आपके वोट से सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, आपने जब वोट दिया तब सत्ता प्राप्त नहीं कर सके। हमारी 40 सीटें आई और नोट के दम पर वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों का साथ देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए। हम हिमाचल प्रदेश के लोग देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, देव संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की भूख लगी है। दोनों में भी लड़ाई है। अब उन्हें यह लगा कि हमने तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, 9 विधायकों को भी उन्होंने जेल की तरह रखा हुआ है। वोटिंग के समय अनाडेल में एक हेलीकॉप्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर और 25-25 सीआरपीएफ के जवान
चले हुए, अब तो घरों में भी सिक्योरिटी लगा दी। उनके परिवार वाले हमारे परिवार वालों की तरह है। अगर आपने ईमान बेचा है, हम आपके परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो बिक जाते हैं वो कभी जनता के सच्चे सेवक नहीं होते। जनता का सेवक बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन आपने अपना सब कुछ बेच दिया। आप भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी फेसबुक के द्वारा बात करते हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के 29,000 लोगों का अपमान किया, जिसके दम पर आप चुनकर विधायक बने। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। ये पार्टियों का अस्तित्व होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। कई बार वीरभद्र सिंह जी ने मुझे मंत्री परिषद का ऑफर दिया, मैंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, क्योंकि मेरे माता पिता की संस्कृति लोगों की सेवा से जुड़ी हुई थी। हम आम परिवार के लोग हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए। सत्ता के भूखे जो लोग होते हैं वो नोट के दम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और जो नोट के दम से सत्ता प्राप्त करता है वो बाद में जनता से लूट घसूट करता है, सिर्फ अपनी ताकत पैसे के दम पर बनाना चाहता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। क्या आप सबक सिखाएंगे? जोर से बोलिए, क्या आप सबक सिखाएंगे? इस लोकसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के वोट से सत्ता हासिल नहीं कर सके, नोट के दम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उन्हें इस लोकसभा में आपको सबक सिखाने का मौका मिला है। उन्हें दिखाइए कि आम लोगों की ताकत क्या होती है, आपके वोट की क्या ताकत होती है, जो आपकी भावनाओं की कदर न कर सके। हम लोग तो संघर्ष से उठकर राजनीति करते हैं और हमेशा आम लोगों की सोच रखते हैं। आज मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि कोट द्वार का जो बनने वाला पुल था, 1 साल में 38% हमने पूरा किया। शातलाई तक 58 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन किया, और 1 साल तक के अंदर कोट द्वार की जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जाएगी। इसे डबल लेन किया जाएगा। विवेक जी ने मुझे 2-3 बार इस बारे में बताया है। और जो बाद में पैसा बचा, क्योंकि बजट पास हो गया, वो तो रोज भाग रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है? 2-2 करोड़ रुपया कौन खर्च कर रहा है? ये सब चीजें आने वाले समय में जनता की अदालत में आएगी। फिर जब बजट पास हुआ तो मेरी बहनें बैठी है, मैंने कहा ये पैसा भी जो हमने 18 साल से ऊपर की हमारी बेटी हो चुकी है, या 35-40 साल की हमारी बहन है, या 45 साल की कोई भी बहन है, हमने कहा ये जो बचा हुआ पैसा है, ये हमने जो प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की है, उसके तहत 1 अप्रैल 2024 से 18 साल की उम्र करने वाली सभी बहनों को 1500 रुपया हर महीना मिलेगा। और जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है, तब तक उसको ये पैसा मिलता रहेगा। यानी 1 साल में 18,000 रुपया हम 18 साल से ऊपर महिलाओं को देंगे। ये पैसा कोई मेरा नहीं है, ये पैसा आप लोगों का है, आम जनता का पैसा है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने आपके लिए बचाया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये सोच हमारी है। उसके हमने फार्म भरने भी शुरू कर दिए हैं। अब हमारे साथी
जो बीटेक है इंजीनियर साथ खड़े हैं, क्योंकि इनके 12वीं में भी प्रोग्राम है और चाहते हैं, क्योंकि 3 बजे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे धर्मानी जी है, चाहे हम लोग हैं, चाहे विवेक जी है, हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। चाहे ठाकुर साहब थे, रामलाल जी, बीरू राम जी भी थे, कोई राजनीति में नहीं है कि हम राजनीति के परिवार से आए हैं और उसके बाद हम पहुंचे हैं। हम सिर्फ संघर्ष और आम जनता के आशीर्वाद से राजनीति करते हैं और मुख्यमंत्री तक और मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए और हम आपको ये कहना चाहते हैं, जब आपका साथ होगा हमें ईमानदारी से कोई पीछे नहीं हटा सकता। और आपको पता है, जब सच और झूठ की लड़ाई होती है, बार बार झूठ सच से टकराता है, बार बार झूठ बोलने के बाद उसका सामना सच से होता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही मैंने आपसे कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो इन्होंने मांगा है आईटीआई के लिए, वो आईटीआई घोषित की जाती है और सरकारी बैंक की शाखा है वो घोषित की जाती है। एक पीएससी इन्होंने बोली है, इन्होंने जो मांगे रखी है उसको मैं, और बस को भी चलाने की मैं घोषणा करता हूं। और कोटद्वार के लोगों के लिए कहना चाहता हूं, मैंने अभी 3-3 करोड़ रुपया और दिया है इस वर्ष इस सड़क पर। एक साल में 2025 मार्च तक इसमें 50 करोड़ रुपया और खर्चा किया जाएगा। और स्टाफसा से बागशल को भी डबल लेन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, जिन लोगों को सत्ता की भूख है और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पैसे के दम पर हथियाना चाहते हैं, आप उनको सबक सिखाएंगे? दोनों हाथ जो खड़े करके करिए, जोर से। धन्यवाद। भट्टी में डिवाइडर की बात की है, वो भी लगा दिया जाएगा। जो पुल है रामनाथ जी ने बताया, उसको भी हम ठीक कर आगे कर फ्लाईओवर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।